सर आप पहले हमको थोड़ा आपका कैसे अपब्रिंगिंग हुआ, बचपन में आपने ऐसा क्या किया कि आप ये स्टेज पे पहुंचे, और बचपन में आपने क्या मिस किया, आप जो सोचते हो कि मैंने ये किया होता तो आज मैं शायद ज़्यादा अच्छा कर पाता था। तो आप कुछ चीज़ अगर मिस की हुई है लाइफ में तो अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। 1972 में मेरी उम्र 17.5 साल की थी और सेकेंड ईयर कॉमर्स में मैं पढ़ रहा था। अचानक मेरे पिताजी की पार्टनरशिप टूटी और मुझे व्यापार में आना पड़ा। मैंने 2 दिन व्यापार को समझा और समझकर मैं पिताजी के पास गया। बोला, ये जो इस तरह का आप काम कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय उनके 300 प्रोडक्ट वो धंधा करते थे और करीब 600 पार्टियां थी, और जो पेमेंट टर्म्स देखें तो होली दिवाली आता था, और हम जो है सेमी होलसेलर से ही माल लेते थे क्योंकि हमारी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट कम थी। मैंने पिताजी को कहा कि जो आपकी 600 पार्टियां हैं उसमें से मेरे को 50 पार्टी के साथ ही काम करना है, और आपके जो 300 आइटम हैं उसमें से 11 आइटम के साथ ही मेरे को धंधा करना है, बाकी को मैं सबको डिस्कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो पिताजी को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वो सामाजिक ज्यादा थे और जो हमारी पार्टनरशिप थी वो 75-25 की थी और हम लोग फाइनेंशियल पार्टनर थे। तो पिताजी ने मेरे को पूछा कि दाल रोटी निकलेगी क्या। मतलब इसका तो अनुभव मेरे को नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाई करके आया हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमको एज ए होलसेलर काम करना है। ये जो हम इंडस्ट्री में जो ज़्यादा काम कर रहे हैं जहाँ होली दिवाली का पेमेंट आता है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तेरी जैसी इच्छा। तो मैंने 11 आइटम चूज की, 11 मैन्युफैक्चरर को जाके मिला, उनसे बातचीत की। मतलब जो होलसेलर को जो आप रेट देते हैं वही रेट में मेरे को माल चाहिए। मतलब वो तो इतनी क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी वो लेते हैं उससे 10% प्लस कर दो। और मैं चेक लेके गया था साथ में, उसमें से 6 लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया और 5 लोगों को मेरे प्रति विश्वास नहीं था। 6 को मैंने चेक दे दिया, माल लिया, और जो मार्केट में भाव था उससे मैंने 3% माल सस्ता बेचा। जितने भी होलसेलर थे वो क्रेडिट में माल लेते थे और मुझे 3% जो कैश डिस्काउंट मिला वो मैंने सामने पास ऑन कर दिया, और मेरा पेमेंट टर्म्स मैंने 30 डेज रखा। 6 महीने के अंदर काफी मार्केट में एक आवाज आई कि एक यंगस्टर आकर इतनी धूम मचा रहा है, तो बाकी के जो 5 मैन्युफैक्चरर थे वो मेरे पास मिलने के लिए आए, जो पहले मना किया था जिसने। हाँ। तो मैंने कहा भैया मेरे को तो काम करना ही है ढंग का, लेकिन जिस होलसेलर को आप देते हो उससे मेरे को 2% एक्स्ट्रा चाहिए। और आप डिमांड करोगे। हाँ, तो बोला ऐसा कैसे होगा। सक्सेस मतलब मैंने कहा कि भाई जो वो क्वांटिटी लेते उनसे मेरी डीडी क्वांटिटी, और साल भर के अनुभव में पहले साल मैंने 1 करोड़ का काम किया, जो मेरे पिताजी और पार्टनर मिलकर 70 लाख का काम करते थे। सेकेंड ईयर मैंने 7 करोड़ का किया, थर्ड ईयर मैंने 15 करोड़ का किया, फिर 25 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ और 100 करोड़। तो 1982 में हम लोग यहाँ पहुंच गए। फिर 82, 83, 84 ये 3 साल में ग्रोथ कहीं दिखाई नहीं। 100 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाता। हाँ, 98 होता, 100 होता, 105 होता। तो हम 3 भाई थे, तो हमने बैठ के विचार किया कि कहीं लगता है कि ट्रेडिंग की एक सीमा है
ट्रेडिंग का एक सेचुरेशन हो गया है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक वाइंडिंग वायर की फैक्ट्री हम खड़ी करेंगे, और 1984 में स्मॉल स्केल की एक फैक्ट्री खड़ी करके मैं बड़ौदा से हुआ। इसके पहले हमारा व्यापार जो है बम्बई में था। और आप भी बांग्लादेश नेपाल होके आए कि आप तो इंडिया में ही थे? मैं बताता हूँ, मेरा जन्म नेपाल में हुआ है और मैं 10 वर्ष तक नेपाल था। 3 क्लास वहाँ में पढ़ा और चौथी और 5वीं का मेरा एजुकेशन इंदौर में हुआ, जहाँ हम 2 साल रहे। उसके बाद हम बम्बई आए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर हमने देखा कि ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है, और इसके अंदर जो प्रॉफिट वाला विषय है वो काफ़ी कम है। तो क्यों नहीं हम लोग जो है मीडियम स्केल की फैक्ट्री डालें, और मीडियम स्केल की फैक्ट्री हमने वाकोड़े में डाली। और वाइंडिंग वायर यूनिट के अंदर फर्स्ट टाइम एयर कूलर विथ डस्ट प्रूफ, और डस्ट नहीं होने के कारण जो है कि हमारी क्वालिटी जितने भी मैन्युफैक्चर थे उनसे बेटर थी। उस समय में एसटीपी वायर कंपनी थी, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, उसका 300 टन का में काम करता। 300 टन वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे। आपने टेक्नोलॉजी किसी से साथ कोलैबोरेट किया कि आप खुद डेवलप किया? ये हमारे खुद की सोच है। नहीं, टेक्नोलॉजी जो बनाने का जो सोच है वो आपने खुद बनाया? हाँ, तो हमको वाइंडिंग वायर की अनुभव काफ़ी था, क्योंकि हम एसटीपी के साथ जुड़े थे। एसटीपी इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी। उनके पास कौन सी मशीनरी है, क्या है, वो पूरा नॉलेज हमारे पास था। तो हमने देखा कि हमारा वायर जो है एसटीपी वायर से बढ़िया, और मार्केट में हम लोग सेलिंग जो है 4 रुपये किलो कम करते थे। 2 साल के अंदर हमारा भाव और एसटीपी का भाव इक्वल हो गया, और मैंने एसटीपी की एजेंसी छोड़ ली थी। हाँ, फिर हम लोग जो है कि एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू किया, और एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर हम लोग केमिकल का एक्सपोर्ट करते थे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जो है कि एक केमिकल की फैक्ट्री हम लगाए। तो पादरा में काबरा कलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे हमने कंपनी चालू की। फिर हमने देखा कि काफ़ी बड़ी अपनी इमेज बढ़ रही है, लेकिन कॉर्पोरेट में हमारी इमेज नहीं आ रही है। तो हमने राम रत्ना वायर लिमिटेड जो है वो हमने स्टार्ट की, और उसका पब्लिक इशू हम लेके आए। और उस समय इशू जो है 50% प्लस हमारा इशू आया। मार्केट में एक अच्छी इमेज मैंने तैयार किया। तो हमारी राम रत्ना वायर लिमिटेड में करीब 250 लोग काम कर रहे थे। तो हमारी एक सोसाइटी बन रही थी। तो हमने देखा कि वायर एंड केबल के अंदर जो है कि हम टेस्ट करें, और हमने टेस्ट किया तो हमें लगा कि मार्केट के अंदर बहुत घटिया वायर यूज होता है। और तभी हमने जो है कि दिमाग लगाया कि वायर एंड केबल इंडस्ट्री के अंदर हम वायर एंड केबल ऐसा लेके आएंगे जो दुनिया इसको देखेगी। तो उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि इंडियन मशीन लेके आए, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि मेरे को टोटल इम्पोर्टेड प्लांट लेके इम्पोर्टेड प्लान। बाद में ऐसा परिवार में डिसाइड हुआ कि हाफ इम्पोर्टेड हाफ इंडियन, मतलब नहीं, एक ही जिद लेके करीब 3 साल के संघर्ष के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इम्पोर्टेड लाना है, और जरूरत हुई तो हम हर चीज़ को बेचेंगे। हमारी एग्जिस्टिंग जो है उसकी हम चिंता नहीं करेंगे। और फिर मैं जर्मनी गया, इटाली गया, फ्रांस गया, स्विट्जरलैंड गया, वहाँ के मशीन मैन्युफैक्चरर कॉन्टेक्ट किया। और जर्मन की एक मशीन थी जो न्यूयॉर्क करके, जिनकी एक टेक्नोलॉजी थी जो यूनिट कंडक्टर जो है, और वो वर्ल्ड में 4 जगह था। और उसके कारण हमारे वायर एंड केबल के अंदर इंडिया की बेस्ट क्वालिटी थी, लेकिन मार्केट के अंदर आरा को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि हमने भाव जो है उस समय के जो टॉप लीडर थे वही भाव हमने रखा, और लोगों को एक ही कहा
कि वो लोग मारुति 800 देते हैं, वो नॉन एसी देते हैं, और मैं आपको एसी देता हूँ। एसी मेरी घर से कमिटमेंट है। 2-2.5 साल के संघर्ष के बाद ये आरआर केबल इस गति पे पहुंचा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज आरआर केबल के पास हिंदुस्तान के 50,000 से ज्यादा रिटेलर है, 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन भाई है, और 6,000 से ज्यादा हमारे डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। इन सब के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि व्यापार के अंदर सबसे जरूरी चीज है वो एथिक, दूसरी जरूरी चीज है ट्रस्ट, तीसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी, और चौथी चीज जो है वो क्वालिटी। व्यापार के अंदर जो व्यक्ति जितना ज्यादा रिस्क ले सकता है वो व्यक्ति उतना आगे बढ़ता है। और आज हम 80 कंट्री से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपने पूछा कि मैंने क्या किया। बड़ी मुश्किल से मैंने बीकॉम ग्रेजुएट किया, जबकि मेरी इच्छा थी कि डबल ग्रेजुएट करने की। आज मैं डबल ग्रेजुएट होता, क्या होता ये तो भगवान को मालूम है। लेकिन आज इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप किसी भी रिटेलर या किसी भी दुकानदार को पूछो कि भाई जी कौन है, वो सब मेरे को जानते हैं। आपने कोई एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ा कि आपके फैमिली और आपने खुद ही वो टेक्निकल एक्सपर्टीज डेवलप? देखिए, मेरे यहाँ पे आरआर केबल में एक टेक्निकल डायरेक्टर थे, उनको लिया। साथ ही साथ मेरे जो छोटा भाई है महेंद्र भाई, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे यहाँ पे 3-4 हादसे हुए। जो लोग मुझे डोमिनेट करना चाहते थे, जैसे दूध में से मक्खी बाहर फेंक देते हैं, वैसे लोगों को मैंने बाहर फेंक दी। चाहे वाणीवार की जब इंडस्ट्री लगाई थी तो उस समय के टॉप 2 इंजीनियर, केमिकल की फैक्ट्री लगाई थी उस समय हमारे केमिकल के जो डायरेक्टर थे। तो मेरा यही एक सोच था कि एक व्यक्ति जो डिसिप्लिन में नहीं रह सकता, व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, वो मैं सहन नहीं करूंगा। मैंने हर फैक्ट्री के अंदर इतने बड़े दरवाजे खड़े किए हैं कि पूरी की पूरी टीम जाए तो दूसरे को मैं पैदा कर सकता हूं। मेरा यही कहना है, आप रहो तो भाई के चारे के हिसाब से रहो और सबको साथ में लेके चलो। आई कैन नॉट बियर एनी डिक्टेटर। People should know how to work, come on time, go on time, and try to do some innovation work. If you are doing innovation work, it is growth of your and growth for the company. सर, आपका 30% एक्सपोर्ट है, 30 to 40% है। मेरा 28% एक्सपोर्ट है। 28%। तो अभी ये एक्सपोर्ट और आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है, आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो आज के दिन में? कंपटीशन, या तो देखिए, ये कोरोना टाइम पे, या तो प्रोजेक्ट्स कम हो रहे हैं? मेरा ये मानना है, जिंदगी के अंदर कोई चैलेंज नहीं, चैलेंज को स्वीकार करना वो इंसान का काम है। इम्पॉसिबल चीज मेरे लाइफ की डिक्शनरी में है। जिसमें क्रिकेट के मैच में एक बॉल है और मुझे 18 रन बनाना है, मुझे वो संभव लगता है। कैसे संभव लगता है कि वो जब मेरे सामने बॉल करेगा तो पहला 9 बॉल डालेगा, दूसरा वाइड डालेगा, और दोनों में सिक्सर मारता हूं और तीसरा सिक्सर मेरा बन ही गया, तो 18 रन पूरे होकर मैं जीत गया। व्यापारी उसको कहते हैं
छाछ में से, दूध में से तो मक्खन सभी निकालते हैं, दही में से भी मक्खन सब निकालते हैं, लेकिन जो छाछ में से मक्खन निकाल सकता है वो व्यापारी है। आपकी एथमेटिक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको इसकी लैपटॉप की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और फिंगर टिप्स में आपका पास कैलकुलेशन होना चाहिए। मैं हर 1 तारीख को मेरी सभी कंपनी का पीएल बना देता हूं। मेरे पास आज 18 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 6 सीएस है और 300 से ज्यादा इंजीनियर है। उनको मैं कभी भी क्वेश्चन पूछता हूं तो बोलते साहब 1 मिनट रुकना, मैं लैपटॉप देख के बताता हूं। आई नेवर बिलीव, अगर लैपटॉप आपका हैंग हो गया, आपका मोबाइल हैंग हो गया, लेकिन आपकी मेमोरी हैंग नहीं होने वाली। सो यू डू इट बाय हार्ट एंड गिव योर एवरीडे टाइम 2 hours फॉर थिंक थॉट। जितने भी हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं उनको कहा है कि दिन के अंदर 2 घंटा मोबाइल आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, एंड आपके पास मिनिमम फोन आना चाहिए। आज जैसे मैं बैठा हूं, मेरे पास दिन में 1 या 2 फोन आते होंगे और मैनेजर के पास 5 या 6। इसका मतलब है कि मेरी टीम काम कर रही है। अगर टीम काम कर रही है तो मेरे को फोन नहीं आएगा। और जिस दिन किसी भी कस्टमर का कोई कंप्लेंट के लिए मेरे पास फोन आता है, मेरी टीम को मैं एक झटके में निकाल के बात करता हूं। सो द बेसिक थिंग इज द सिस्टम। अगर आपके पास सिस्टम है तो आदमी आएगा और जाएगा, उसका अंदर कोई व्यवहार में फर्क नहीं पड़ेगा। एक जमाना था जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते थे, और आज पूजा सरस्वती की। ऑल द यंग स्टार ऑफ द टुडेज 21, 25, they have a bright future. The financial people are with you if you have technology, if you have knowledge. सर, आपने 17.5-18 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया, तो आपने कुछ खेला या आपने कुछ हॉबीज डेवलप की? और आप, मैंने आपको वही कहा, हाँ, वही मेरी एक कमजोरी थी कि आपने वो मिस किया, फैमिली लाइफ और वो सब आपने। 2 चीज मैंने मिस किया। एक खेलकूद में कम रहा, और एक मेरी वाइफ को समय नहीं दे सका। उसका मुझे पूरा अफसोस है। मैंने कुछ टाइम पहले आपको कॉल किया था, तो आपकी वाइफ की भी तबीयत थोड़ी, तो आपने बोला कि आई वांट टू स्पेंड टाइम, सो आई अंडरस्टैंड नाउ यू आर ट्राइंग टू कॉम्पेंसेट। यस, कि जितना टाइम निकाल सके इतना टाइम आप आपकी वाइफ के साथ। तो आज की तारीख में मेरा 60% टाइम जो है वो सोशल एक्टिविटीज में जाता है। 40% ही मैं व्यापार में रहता हूँ। तो आरआर केबल का टर्निंग पॉइंट आपने जो इंपोर्ट टेक्नोलॉजी किया वो है कि आपने शुरू से ही इस एकमात्र टेक्नोलॉजी, एकमात्र मैंने डे 1 से जब प्रोडक्शन चालू किया विथ 0 स्क्रैच, और जो माल निकाला वो मार्केट में सेलेबल किया मैंने। तो आपने टेक्नोलॉजी लेने के साथ आप टेक्निकल आदमी को भी लिए, और आपने खुद टेक्नोलॉजी आपके घर के अंदर पब्लिक को सिखाया, और फिर आपने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि जैसे मैंने प्लांट परचेज किया, 6 महीने तक 6 फ्रेश इंजीनियर विदाउट एनी एक्सपीरियंस मैंने इनको भेजा, और जब मेरा प्लांट आया तो वहां से मैंने 6 इंजीनियर लेके आया, और 12 इंजीनियर मिलकर इसको प्रोडक्शन स्टार्ट किया। एंड 2 साल तक जो हमारे 6 फॉरेन के इंजीनियर थे वो कंटिन्यू हमारी टीम को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो आपने टेक्नोलॉजी आदमी के साथ खरीदा? यस। तो आपका काफी इन्वेस्टमेंट हो गया होगा उसमें? हाँ, देखिए मेरे बात सुनिए, मेरा इतना ही यंगस्टर को कहना है कि मशीन चूज में
किसी तरह की कंजूसी नहीं करना चाहिए. Try to buy the best, the machine who can give the maximum protection with less power, because all the European technology have the less power, 10% of the power which Indian machinery can. There is a saving of 90%. Second thing, the life of the imported machinery is minimum 30 years, whereas Indian machinery have the 15 years. जिससे हम कहते हैं कि एक मेरा ये जैकेट है, ये जैकेट कैन बी अवेलेबल इन 300 rupees and it can be available in 3 lakh rupees. So what is the difference? See this Mount Black pen. This cost 1 lakh rupees and we can get the pen in 5 rupees, 2 rupees. जिसे कहते हैं ना धोया और रोया. मेरे को शौक है माउंट ब्लैक का, आज से नहीं, जब से तक पिछले 30 साल से, और आज मेरे पास 50 पीस है. 1 लाख का पेन है. तो आप क्या सोचते हो, आपके वेयर यू वांट टू टेक दिस कंपनी? I want to take the world's number 1 company. ओह ग्रेट. और आप टेक्नोलॉजी और R&D में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो कि आपका खुद का टेक्नोलॉजी, इंस्टेड ऑफ नाउ अभी मेक इन इंडिया की बात हो रही है? आई एम टोटली बिलीव इन मेक इन इंडिया. आई हैव माय ओन R&D टीम एंड हमारा एक लैब सेटअप हुआ है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है. पहले हम टेस्टिंग कराने के लिए बाहर सैंपल भेजते थे, आज लोग हमारे यहाँ टेस्टिंग कराते हैं. तो आप खाली यही टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए हमारा परिवार की सोच है हर घर में लगने वाली वस्तु का हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. आज हम पंखा कर रहे हैं, ट्यूबलाइट कर रहे हैं, लैंप कर रहे हैं, गीजर कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं. आने वाले समय में सीमेंट का इंडस्ट्री डाल सकते हैं, स्टील की इंडस्ट्री डाल सकते हैं, ग्लास की इंडस्ट्री डाल सकते हैं, प्लाईवुड इंडस्ट्री डाल सकते हैं. जो सोच हमारी है कि हर घर में लगने वाली वस्तु और सर्विस सेंटर. तो टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं वो आगे सक्सेस है. मुझे याद है जब मैं बड़ौदा आया था तो यहाँ पे ये एक्सप्रेस होटल और एक सूर्या, ये टॉप पोस्ट में थी. आज वो लोग कहाँ पे, राइट? आज उसके रेट से 3 गुना ज्यादा होने के बाद भी आज हिंदुस्तान की 5 स्टार होटल चलती है. चाहे वेलकम ले लो, चाहे ताज ले लो, चाहे आप 5 रुपए का बड़ा, 5 रुपए का बड़ा और 100 रुपए का बड़ा. आज 100 रुपए का बड़ा कितना बिकता है? हाँ, तो आज समझो कि एक टमटम वाला मांडवी के अंदर था, श्री राम टमटम, और आज वो कितना आगे बढ़ गया. आज बंबई में हमारा एक पान वाला था, आज उसके पास मर्सिडीज एंड BMW कार. अगर मैं सेलून की भी बात करता हूं तो 100 रुपए में भी कटता है और 2000. तो अब डिफरेंस क्या है, ब्रांड वैल्यू और उसकी क्वालिटी में? देखिए 2 विषय है. क्वालिटी तो आपको जिंदगी भर मेंटेन करना पड़ेगा. आप पार्ले जी को भी ले लो, हल्दीराम को भी ले लो, तो क्या समझ में आए कि नहीं आए? आज इतने वर्षों से है. तो सर्विस और क्वालिटी एंड ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये चारों चीज का एक साथ रहेंगे तो आप पीछे नहीं रहेंगे.
योर कंपनी शुड बी पेपरलेस कंपनी। तो सर आप कंप्यूटर का भी काफी इस्तेमाल करते हैं? 100%। मेरे यहाँ पे टोटली जो काम है वो पूरा ERP के थ्रू होता है। मेरी फैक्ट्री है, मैंने एक ही बता दी, माई टोटल कंट्रोल विद द लैपटॉप। आई गो ओनली विद द एनालिसिस। आज मेरा इस मशीन का प्रोडक्शन इतना आना चाहिए, अगर उससे 1% भी कम आया, आई विल आस्क माई प्रोडक्शन मैनेजर व्हाई। मेरा सेल्स का जो टारगेट है वो टारगेट नहीं हुआ, व्हाई। सो द मैनेजमेंट एंड एडमिन पार्ट शुड बी वेरी हार्ड। It is the must requirement of any industries. See, once upon a time, Birla, Tata was there. Now, Ambani family is there, Adani is there, and D-Mart. Just to understand what is a D-Mart. D-Mart is totally different with any shopping mall. And the earning of the D-Mart is the highest among all shopping centers. D-Mart means it is only for middle class and lower class. The 90% public, they go to the D-Mart and get the best quality. तो अभी आपका टर्नओवर कितना है पूरे ग्रुप कंपनीज का? 7,000 plus. 7,000 प्लस। और अगले 5 साल में आप क्या चाहते हो? 25,000. 25,000। Thank you very much, sir. It was really a wonderful experience, and I think this interview will help and motivate all the young people that how you have grown and what sacrifice you have done. See, anything is achieved with a lot of hard work, and nothing is basically achieved without sacrifice. I do not believe on hard work. I believe in planning. अगर आप हार्ड वर्क की बात करते हैं तो हमारे मजदूर जो है वो तो बहुत ईंट रेती कच्ची कर करोड़ों लोगों को घर मकान के देते हैं, लेकिन जिंदगी में आज तक अपना मकान नहीं बना सके। ए थॉट लाइक नरेंद्र मोदी जब एक 4 वाला देश का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो आई कैन ऑल्सो टॉप इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।